और अंतिम कक्षा की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में जो हालांकि मैंने बताया भी है कि सामान्य अध्ययन के दो खंड सबसे बड़े होते हैं, एक हिस्ट्री और दूसरा ज्योग्राफी, और दोनों से यदि मिला दीजिए तो कम से कम 55 क्वेश्चन तो तय है, अधिकतम 60-62 क्वेश्चन तक। मतलब यदि 60 क्वेश्चन की क्षमता संवर्धन कर लेते हैं, और मैंने बिहार विशेष को भी पढ़ा दिया है, तो 60-62 क्वेश्चन की क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो मंजिल काफ़ी करीब है पीटी के। तब 30-32-35 क्वेश्चन और तरह की क्षमता 90 क्वेश्चन में यदि डेवलप हो जाती है तो compete करना बहुत आसान हो जाता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन एक समान स्ट्रेटजी जो बदलते परिप्रेक्ष्य में है, तो मैं तो सलाह दूंगा कि भारत के भूगोल का अध्ययन अच्छे से करें। विशेषकर तो मैंने पढ़ाया है सामान्य भूगोल, जो आपके मेंस के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में मैंने कहा भी है कि सामान्य, हालांकि पीटी के दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी महत्वपूर्ण होती है। भौतिक भूगोल में से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न मंडलों का इतिहास है, मंडलों का भूगोल है, और फिर विश्व का भूगोल आता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व का ही भूगोल है। हर देश को भौगोलिक संदर्भ में देखोगे, अमेरिका का भूगोल, अमेरिका सिविल सेवा में लोग पढ़ते होंगे। विश्व में 193 देश यूनाइटेड नेशन के अनुसार हैं, सभी देशों का भूगोल है। पता चलेगा 193 दिनों तक, तो 193 दिन क्या, जैसे भारत का भूगोल 15-20 कक्षा करते हो तो कुल मिला के देख लो 193 इंटू 10 कम से कम एवरेज, हाँ, तो खुद देख लो 2000 दिन तक, मतलब 7 साल तक लगातार तुम सिर्फ विश्व का भूगोल ही पढ़ते रह जाओगे। एक अंकगणित मैंने बैठाया है, इसलिए हाँ उन बिंदुओं को पढ़ना है जो लगता है जो ट्रेंड के अनुसार कि इस बिंदु पे काम करना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको दिखाने का भी प्रयास किया है। दक्षिण अमेरिका में हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है कि काफ़ी ज़्यादा विविधता मूलक है। ये भी सांस्कृतिक तौर पर विविधता मूलक है, प्राचीन सभ्यता है यहाँ, और मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन ब्राजील वगैरह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विशेषकर कॉफ़ी वगैरह के लिए। चिली वगैरह तांबा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में हमें दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों का अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इसके अलावा उरुग्वे, ये सब ऐसे कंट्री, बोलीविया, कोलंबिया, ये सब ऐसे कंट्री हैं जिसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी आप पढ़िए, मैं कहा भी हूँ कि जब भी दक्षिण अमेरिका पढ़िए तो ये आपको पीपीटी भेज दिया जाएगा, एक बार अपने से भी देख लीजिए ब्राज़ील किधर है, इक्वाडोर किधर है, पेरू किधर है, कौन सा देश भू आविष्ठित है। भू आविष्ठित का मतलब होता है जो स्थल से घिरा हुआ है, समुद्र तट उससे काफ़ी दूर है। जैसे बिहार क्या है, बिहार एक भू आविष्ठित क्षेत्र है। कल भी मैं नमक आंदोलन में बिहार की भूमिका पढ़ा रहा था मेंस में, तो मैंने बताया भी था कि बिहार चूंकि भू आविष्ठित देश राज्य है, तो यहाँ समुद्र नहीं होने के कारण नमक उत्पादन तो हो नहीं सकते थे, लेकिन हमने नमकीन मिट्टी से खौलते हुए पानी में उसको प्रतीकात्मक रूप से इस आंदोलन का विरोध किया था। तो उन सब बिंदुओं की जानकारी हमने नमक आंदोलन की कक्षा में दी थी। इसी क्रम में हम लोग आज पहले इसे देख लें, दक्षिण अमेरिका को देख लें, फिर एशिया और अंटार्कटिका, 2 भाग शेष रह जाएगा। शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका से। तो लिखिए दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महादेश, एक ऐसा महादेश जो एक ऐसा महादेश जो सांस्कृतिक दृष्टि से विविधता मूलक है, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से विविधता मूलक है।
सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से विविधता मूलक है, विविधता मूलक है, विविधता मूलक है। दक्षिण अमेरिका के दो देश बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे, पराग्वे भू आवेष्टित है। खुद भी देख सकते हो बोलिविया की सीमा और पराग्वे की सीमा। बोलिविया और पराग्वे भू आवेष्टित है, स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, भू आवेष्टित है, भू आवेष्टित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से है जिसे याद रखेंगे, नोट में लिख देंगे। बोलिविया की राजधानी लापाज है, बोलिविया की राजधानी लापाज है, बोलिविया की राजधानी लापाज है। लापाज है जो सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पे अवस्थित राजधानी है, जो सबसे ऊंचाई पे आधारित राजधानी है, राजधानी है। ठीक है, आप लोगों ने एक पर्वत का नाम तो अवश्य सुना होगा, एंडीज, और मरुस्थल में अटाकामा। ये कमीशन उन्मुखी पर्वत भी है, एंडीज। जैसे हिमालय है इंडिया में, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, जो सबसे लंबी की पर्वत श्रृंखला है। के विषय में कहा भी जाता है कि कोलंबिया से लेकर चिली तक, चिली में चौहर शिकार होता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकागुआ है, जो अर्जेंटीना और चिली के बीच में है। ध्यान रखिएगा तो लिखिएगा, अमेरिका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। तो कोलंबिया से चिली तक, कोलंबिया से चिली तक है, कोलंबिया से चिली तक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट इंकागुआ है, माउंट इंकागुआ है, माउंट इंकागुआ है, माउंट इंकागुआ है, माउंट इंकागुआ है। ठीक है, जो अर्जेंटीना और चिली के बीच स्थित है, जो अर्जेंटीना और चिली के बीच स्थित है। ठीक है, के बीच स्थित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें दक्षिण अमेरिका में एंडीज और अटाकामा मरुस्थल। तो देखिएगा, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल का विस्तार दो देशों तक है, दो देशों तक है, दो देशों तक है। पहला चिली, दूसरा पेरू, दूसरा पेरू, दूसरा पेरू। या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, इस अटाकामा को याद रखिएगा, अटाकामा चिली, अटाकामा
चिली और पेरू, अटाकामा, चिली और पेरू, इससे ध्यान रखने का प्रयास करिए। इसके बाद इस टीटीकाका झील, इसमें जो भी तथ्य लिखवा रहे हैं वो सब परीक्षाोन्मुखी है। कुछ तथ्य तो कई बार पूछा जा चुका है, कुछ तथ्य पूछे जाने शेष हैं, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं कहता भी हूँ कि क्वेश्चन बैंक को जरूर रखिए, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है मार्केट में, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है कि जो चैप्टर आप पढ़ें जाकर उसमें देख लीजिए। जैसे विश्व का भूगोल, आर्थिक भूगोल, हर चैप्टर को तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी तक निकाला है, ठीक है कि नहीं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं निकाल सकूं। ओ, हम्म, हम्म, ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। हम्म, ठीक, सर देखिए कल भी हम कहे थे, परसों भी। अच्छा, मैं करवा देता हूँ, ठीक है, पक्का पक्का, पक्का मैं करूँ, पक्का। ठीक है, और कोई आदेश सर? जी 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 जी, ठीक 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 ठीक, ठीक है, ठीक है, हम फिर करते हैं आपको। नमस्कार, नमस्कार, खुदा हाफिज, ओके। मित्र, तो मित्र वाली बात होती है। सत श्री अकाल। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह थे हम लोग, थे टीटी काका में। ये टीटी काका, काका क्या है? टीटी। तो टीटी काका जो है ये चर्चित क्यों है? क्योंकि यह सबसे ऊंची पर है, ऊंचाई पर है। पहले लिखो, टीटी काका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है। जो पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है, जो पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है, जो पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटीकाका। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका। कहाँ है? पेरू और बोलिविया। अब एक और झील को याद रखिएगा, मराकेबो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मराकेबो? पेट्रोल के लिए। ये मराकेबो झील किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूपीएससी में 2-4 बार पूछा हुआ है, मराकोबा झील। यूपीएससी इसी टाइप का फैक्ट को आइडेंटिफाई करता है, लिखेंगे। मराकेबो झील, मराकेबो झील वेनेजुएला में स्थित है और पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। मराकेबो झील, मराकेबो झील पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध, वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित, वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। और याद रखिएगा,
ये दो शब्द बड़े चर्चित रहते हैं। एक है कार्टेल, इकोनॉमिक्स में अगले सप्ताह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जब शुरुआत होगी तो एक शब्द आता है कमीशन उन्मुखी शब्द है कार्टेल। कार्टेल क्या है? कार्टेल होता है कि कुछ देशों का ऐसा समूह जो एक ही इंटरेस्ट में अपना व्यापारिक संघ बनाता है। जैसे ओपेक। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का एक संघ है, समूह है। एक ही इंटरेस्ट है कि पेट्रोलियम का दाम कभी नीचे ना गिरे। के सदस्यों के मूल ध्येय क्या रहता है कि पेट्रोलियम का दाम मेंटेन रहे, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी चलती रही। और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य है, ठीक है कि नहीं। ओपेक कार्टेल का सबसे सुंदर उदाहरण है, ओपेक कार्टेल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गया। कार्टेल क्या है वो भी बता दिए, एक ही इंटरेस्ट का कुछ देशों का समूह, एक ही इंटरेस्ट पर जो काम करता है, कुछ देशों का समूह, तो क्या कहते हैं? उसे कार्टेल कहते हैं। और दूसरा याद क्या रखना है? दूसरा याद रखना है कि कार्टेल का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? तो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशनल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। और तीसरी, चूंकि अभी हम इकोनॉमिक्स में तो है नहीं, हम तो अभी ज्योग्राफी में है, तो ज्योग्राफी में ओपेक का सबसे महत्वपूर्ण देश दक्षिण अमेरिका का कौन है? वेनेजुएला। इसको नोट में लिख देंगे, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश, ओपेक का सदस्य। ओपेक का सदस्य। राजधानी वेनेजुएला का याद है ना? कराकास। वेरी गुड, कराकास। कराकास, कराकास। कौन कास? कराकास, राजधानी कराकास। चलो, अब एक महत्वपूर्ण पठार भी लिख लो। सारी बातें कर चुके हैं, पठार क्या है, पर्वत क्या है, सब पढ़ा चुके हैं। तो चल चलंती का बेला है, लास्ट कर रहे हैं। पठार में पेंटागोनिया का पठार, जब पठार पढ़ा रहे थे तो उस दिन भी बताए थे, पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में। अनातोलिया का पठार तुर्की में, ठीक है कि नहीं? सब बताए हुए हैं, लेकिन सही समय पर निकालिएगा तब ना राहुल जी। सही समय पर नहीं निकलता है, इसका तो रिवीजन नहीं करते, ठीक है। जब दावे और जब पूछे तो तुरंत आंसर आना चाहिए। तो पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो लिखेंगे पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट, ध्यान रखें कि ब्राजील के उच्च भूमि के क्षेत्र को मिनास गिराज कहते हैं। ब्राजील के उच्च भूमि के क्षेत्र को मिनास गिराज कहते हैं, जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील के उच्च भूमि के क्षेत्र को मिनास गिराज कहते हैं, जो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अब देखिए, आप दक्षिण अमेरिका पढ़ें और अमेजन नहीं पढ़े, फिर क्या पढ़े? अमेजन बेसिन तो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, तो इसको तो याद रखना ही है। तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र, विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र, विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र, द्रोणी क्षेत्र द्रोणी क्षेत्र कौन सी?
द्रोणी क्षेत्र, द्रोणी क्षेत्र अमेजन है, अमेजन है। अमेजन है, अमेजन है। कौन है? अमेजन है। जो संपूर्ण क्षेत्र में, जो संपूर्ण क्षेत्र विश्वत रेखीय जलवायु, विश्वत रेखीय जलवायु है, विश्वत रेखीय जलवायु है। और इसके वन क्षेत्र को सिलवास के नाम से जाना जाता है। और इसके वन क्षेत्र को सिलवास के नाम से जाना जाता है। इसके वन क्षेत्र को, अमेजन के वन क्षेत्र को सिलवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों चीज है। यहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों क्या है? जब ये हाई है तो फिर आपका प्लांट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, ठीक है कि नहीं? जहाँ टेम्परेचर कम होता है, देखते हो लद्दाख वगैरह में प्लांट ही नहीं मिले, छोटा छोटा प्लांट, ठीक है कि नहीं? पानी भी नहीं है लद्दाख में। जहाँ पानी भी रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, वहाँ भी दिक्कत होती है। तो याद रखिए, तो ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें टेम्परेचर भी है और जिसमें पानी भी है। विश्वत रेखीय जलवायु क्षेत्र है और इसके वन क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। इस वन क्षेत्र को हम लोग सिलवास के नाम से जानते हैं। ब्राजील में इसको सिलवास कहते हैं। ब्राजील में जो उच्च भूमि का क्षेत्र है उसको हम लोग कंपास कहते हैं। ब्राजील में उच्च भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कंपास। ब्राजील में जो विश्वत रेखीय अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, वहां जो वन है उसको हम लोग सिलवास कहते हैं। इस सबको किसी भी स्थिति में भूलना ही नहीं है, लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि ब्राजील में उच्च भूमि का क्षेत्र कंपास के नाम से जाना जाता है, कंपास के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण अमेरिका में उच्च भूमि के क्षेत्र को लेनोस कहते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका में उच्च भूमि के क्षेत्र को लेनोस के नाम से जानते हैं, लेनोस के नाम से जानते हैं, लेनोस के नाम से जानते हैं, ठीक है? उच्च भूमि के क्षेत्र को लेनोस के नाम से जानते हैं और निम्न भूमि के क्षेत्र को पंपास के नाम से जानते हैं। और निम्न भूमि के क्षेत्र को पंपास के नाम से जानते हैं। पंपास कहते हैं ना, अर्जेंटीना में जो पाया जाता है वो पंपास। अर्जेंटीना क्या है? नीचे, ठीक है? अर्जेंटीना क्या है? नीचे है। तो जब मैप देखिएगा तो निम्न भूमि उच्च भूमि इसलिए बता दिए हैं, कमीशन बदल रहा है। और कमीशन बदल रहा है, ये कल के परसों के भी परीक्षा के मुख्य परीक्षा के स्वरूप से भी पता चलता है कि कमीशन अब इस बात पे बल देता है कि आप चिंतन कीजिए। वी शंकर जी को मैंने नीचे कहा कि लिखते हो ना, हम कभी नहीं पूछते हैं कि 50 क्वेश्चन बनाते हो ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जब ये पीटी की मैक्सिमम तैयारी किए हुए, बस उसको मेंटेन रखना है, उसको थोड़ा सा इन्हांस करते रहना है, उस सबको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखना अभी उस बिंदु पे पहुंचना होगा। लिखने आता है शंकर को, लेकिन उसको जब तक महीना में 100 नहीं लिखेगा, कम से कम 2-3 करके, ठीक है कि नहीं, 10 पन्ना लिखने की आदत नहीं डेवलप करेगा, तब तक कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। और 10 पन्ना जैसे ही लिखने की आदत डेवलप हो जाएगी तो फिर कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि अप्रोच पे लिखता है, कंटेंट ठीक डालता है, प्रेजेंटेशन ठीक है, ऐसे लड़के को compete करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। अभी नहीं कहिएगा कि सर हमारे विषय में नहीं कर रहे हैं, हम अपने कहेंगे, मुंह में उंगली डलवाओ नहीं, ठीक है कि नहीं? मुंह में उंगली डलवाओगे तो थोड़ी बोल देंगे हम, तुम्हारे हम कोई चमचा थोड़ा ही है, हम तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। बहुत बड़े जगह पे हम हैं, ऊंचा पद पे है, इसीलिए देखते हो 3 फीट ऊपर बैठते हैं, ठीक है कि नहीं? जब तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी तो मैं स्वयं कहूँगा वेरी गुड, और थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं?
हेलो हेलो, राम प्रणाम। अच्छी ये चल रही है, क्या कीजिए ना, 2 घंटा के बाद बात कीजिए ना। हाँ हाँ, क्लास में ही 2 घंटा के बाद बात कर ली। ठीक है, आ जाइए, आने के बाद फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। निम्न भूमि के क्षेत्र को पंपास कंपास कहते हैं ब्राजील में। ठीक है। और इस दोनों के बीच में एक ग्रान चाको क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ कठोर लकड़ी के वन होते हैं। तो लिखेंगे इस दोनों के बीच में, इस दोनों का मतलब कंपास और पंपास के बीच में, कंपास और पंपास के बीच के क्षेत्र को ग्रान चाको, ग्रान चाको वनस्पति का क्षेत्र कहते हैं। ग्रान चाको वनस्पति का क्षेत्र कहते हैं, वनस्पति का क्षेत्र कहते हैं। ग्रान चाको वनस्पति का क्षेत्र कहते हैं, जो जिससे कठोर लकड़ी बन प्राप्त होता है, जिससे कठोर लकड़ी प्राप्त होता है। ठीक है। इसी में आप एक घास देखिएगा, अल्फा अल्फा, घास का नाम है अल्फा अल्फा। एक मिनट। अल्फा अल्फा की जो घास है, ये घास है। यदि आपसे पूछे कि अल्फा अल्फा क्या है, तो घास का है। और ये घास किस लिए है? ये घोड़ा का मुख्य आहार है। दक्षिण अमेरिका में जो घोड़ा जो खाद्य पदार्थ खाता है, वो क्या है? यही है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील के दक्षिण में एक विशेष प्रकार का घास है, जिसका उपयोग घोड़े के आहार के रूप में करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग जाइएगा ब्राजील तो आप लोग भी इसका सेवन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि अल्फा अल्फा नामक घास, अल्फा अल्फा ऐसे लिखो, अल्फा अल्फा एक घास का प्रकार है, या एक घास है, एक घास है जो ब्राजील के दक्षिण में पाए जाते हैं, 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 और घोड़े का आहार है, और घोड़े का आहार है, और घोड़े का आहार है। क्या? अब स्थानीय हवा को देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो 2 स्थानीय हवा है। एक है जुंडा और दूसरा पंपेरा। ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि दक्षिण अमेरिका में 2 स्थानीय हवा है। 2 स्थानीय स्थानीय हवा है। पहला है जोंडा, जोंडा जो गर्म हवा है। जोंडा एक गर्म हवा है जो अर्जेंटीना में बहती है। गर्म हवा हवा है जो उत्तरी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में बहे है। आज तो बहे है वाला है नहीं लोग, तो नहीं है तो शाहनवाज है मेरे सामने, इसके ही मोहल्ला में बहे है। ठीक है।
जोंडा। कुछ देर पहले पढ़े थे उत्तरी अमेरिका में हिमभक्षी चिनुक। हिमभक्षी, ध्यान रखिएगा, हिमभक्षी क्यों? क्योंकि वो बर्फ को, क्योंकि गर्म हवा है तो गर्म हवा बर्फ को क्या करेगा, लाएगा। दूसरा है पंपेरा, यह ठंडी हवा है जो दक्षिणी अर्जेंटीना में है। ये जो जोंडा है वो उत्तरी अर्जेंटीना में है और ये कहाँ है, दक्षिण अर्जेंटीना में। तो लिखेंगे दूसरा हवा है पंपेरा। दोनों पता नहीं चलता है, पकड़ में नहीं आएगा जोंडा पंपेरा क्या है। तो पंपेरा, पंपेरा एक ठंडी हवा है जो दक्षिणी अर्जेंटीना में बहती है, बहती है, बहती है। क्या? तो ये सब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। नोट में लिखेंगे अमेजन बेसिन के जनजाति को बोरो कहते हैं। अमेजन बेसिन के जनजाति को बोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरो कहते हैं। बोरो एक धान का किस्म भी होता है। जैसा स्थान में जो धान की खेती होती है बोरो की खेती है, बोरो धान की खेती होती है। अब बोडो एक जनजाति है जो आसाम में है। अब बोडो आंदोलन भी चलता है जो आसाम में ही चलता है। मैंने बोडो से जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा तो आसाम। अब बोरो एक धान की, बोरो धान की किस्म भी है जो कुशेश्वर स्थान में होती है। तो यह है कुशेश्वर स्थान का, तो सब अमेरिका का। अच्छा तुम हो कुशेश्वर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी, ठीक है। तो बोरो धान, बोरो धान धान की किस्म है। बोरो धान धान की किस्म है, इसे याद रखिएगा। बोरो धान धान की किस्म है, इसे किसी भी स्थिति में आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है कि नहीं। फिलहाल तो हम लोग हैं, वहाँ थे नहीं, बोडो में है नहीं, हम लोग थे बोरो में। अमेजन बेसिन के जनजाति को क्या कहते हैं? अमेजन बेसिन में जो वन क्षेत्र है ब्राजील में उसको क्या कहते हैं? सिल्वास। समझ में आ गई ना कि जो अति महत्वपूर्ण है उस पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। अब इसी कड़ी में कुछ जल संधि आपको दक्षिण अमेरिका में और कुछ कर्क रेखा से गुजरने वाले देश, इन सबको दक्षिण अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश जो कर्क रेखा से गुजरती है। हालांकि ये सब ऐसे संदर्भ हैं कि मैं चाहूँगा कि आप अपने रखिए। जब आप चीज़ों को समझ गए तो उसको घर पे जा कर के देखिए कि कौन कौन सा देश, क्योंकि लिखा देने से तो याद होगा नहीं जब तक कि आप देखिएगा नहीं अपने। तो मैप देखने, नोट लिख लो, नोट। कर्क रेखा से गुजरने वाले दक्षिण अमेरिकी देश, कर्क रेखा से गुजरने वाले दक्षिण अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश। मकर रेखा से गुजरने वाले, मकर रेखा से गुजरने वाले, गुजरने वाले देश में जो भी है उसको देख लीजिए। मैं अभी पिक्चर दिखा दिया है, अब लिखिएगा, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में दो जल संधि अति महत्वपूर्ण, एक मैगलेन, दूसरा फॉकलैंड। मैगलेन और दूसरा फॉकलैंड, दूसरा फॉकलैंड। मैगलेन जल संधि चिली के दक्षिण में है। मैगलेन जल संधि चिली के दक्षिण में है। मैगलेन जल संधि चिली के दक्षिण में है। कहाँ है? चिली के दक्षिण में, ठीक है, चिली के दक्षिण। जबकि फॉकलैंड द्वीप
ये समय समय पे चर्चा में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ब्रिटेन के साथ विवाद है। तो लिखेंगे फॉकलैंड द्वीप ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच विवादित है, के बीच विवादित है, के बीच विवादित है। इन्हीं शब्दों के साथ भौगोलिक संदर्भ दक्षिण अमेरिका के समाप्त होते हैं। कुछ कॉफी के विषय में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। नोट में लिखेंगे ब्राजील में कॉफी के बागान को, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और कॉफी की सबसे बड़ी विश्व मंडी को सौ पोलो कहते हैं। सौ पोलो। और कॉफी की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी को सौ पोलो के नाम से जाना जाता है। सौ पोलो के नाम से जाना जाता है। सौ पोलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एवं कॉफी के बंदरगाह सेंटोस के नाम से जाने जाते हैं। सेंटास, हमारे यहाँ ये सही शब्द नहीं है। कॉफी के बंदरगाह को, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है कॉफी का? सेंटोस। और भारत में कॉफी का बंदरगाह बताए थे ना जी, मंगलोर। नहीं बताए थे? अरे जहाँ कॉफी होगा वही ना बंदरगाह होगा। कॉफी का बोर्ड कहाँ है? कॉफी का बोर्ड, रबर का बोर्ड कोट्टयम, मसाला का बोर्ड कोची केरल, चाय का बोर्ड जूट असम कलकत्ता। हवा हवाई में उड़ा देता है। ठीक है। जूट का बोर्ड कलकत्ता। ये सब बोर्ड वोर्ड को भी ध्यान में रखो, ये सब भी परीक्षा में पूछता है। याद है ना, बताए थे ना? ठीक है कि नहीं? नहीं बताया तो फिर बता दिए। सही है। कुछ आईक्यू से भी डेवलप कर लो उसको कि बोर्ड कहाँ हो सकता है। ठीक है कि नहीं? जहाँ चाय होगा वहीं चाय बोर्ड रहेगा। ऐसा नहीं ना कि चाय केरल, मसाला केरल होगा, चाय केरल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। जूट कलकत्ता होगा, क्योंकि जूट की खेती अधिकांश कहाँ होती है? पूर्वी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है कि नहीं? बांग्लादेश में होती है सबसे ज्यादा। तो विभाजन के बाद टक्कर किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। और जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी ये तो सेंटास, फेजेंडा, सौ पोलो तो लिख ही लिए। चुपकी कमरा छूट गया तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि चिली का चुपकी कमरे का क्षेत्र चिली के चुपकी कमरा का क्षेत्र, चिली के चुपकी कमरा का क्षेत्र, चिली के चुपकी कमरा का क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है। चिली के चुपकी कमरे का क्षेत्र तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वन क्षेत्र ब्राजील में है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वन क्षेत्र ब्राजील में है। ब्राजील में है, याद रखिएगा। ब्राजील में है। पढ़े ही थे सिलवास अभी। महाद्वीपों में सबसे ज्यादा कहाँ है? महाद्वीपों में सबसे ज्यादा वर्षा वन क्षेत्र कहाँ होंगे? अफ्रीका महाद्वीप में होंगे।
लिख लो। और महाद्वीपों में, और महाद्वीपों में, महाद्वीपों में सबसे अधिक वर्षा वन्य क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में है। भूलेंगे नहीं कि विषुवत-रेखीय प्रदेश पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में, विषुवत-रेखीय प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाने जाते हैं। फेफड़ा मतलब समझे? फेफड़ा मतलब ऑक्सीजन, खूब चूंकि वन है तो ऑक्सीजन है, तो फेफड़ा के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ की मुख्य पौधे महोगनी, यहाँ की मुख्य पौधे महोगनी, इबोनी, महोगनी, इबोनी, इबोनी, रोजवुड, 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 सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना इत्यादि है। कोना से ही, बार्क ऑफ सिनकोना से हम लोग क्या बनाते हैं? मलेरिया की दवा बनाते हैं, याद रखिएगा। और यह भी परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा कि ब्राजील में जो कॉफी विकसित किया वो पुर्तगालियों ने किया था। और अफ्रीका का जो तटीय क्षेत्र है जहाँ कोको का, जिससे कि चॉकलेट वगैरह बनता है, उसको विकसित करने वाला फ्रांसीस सब था। और विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो रबर विकसित किया गया वो डचों ने विकसित किया था। जब आगमन पढ़ते हैं, मैंने एक लंबी कक्षा आपको दी थी ब्रिटिश नहीं, यूरोपियन आगमन पर, तो एक बार पढ़ने का, सुनने का कोशिश फिर से कीजिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन क्षेत्र में क्या क्या विकसित किया, तो नजर रखिए, लिख लीजिए, समय है, लिखिए, नोट में लिख दीजिए। कॉफी, कॉफी, पहले ये लिखो, रुको। विषुवत-रेखीय प्रदेश रोपण कृषि के लिए जाना जाता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश रोपण कृषि के लिए जाना जाता है। रोपण कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ औसत वर्षा संवहनीय और 200 सेंटीमीटर होती, संवहनीय और 200 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और कपासी बादल के कारण होती, और कपासी बादल के कारण होती है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? कपासी बादल। कपासी बादल क्या करता है जानते हैं? कि कम समय में अधिक बारिश करता है, घनघोर बारिश इसको कहते हैं, ठीक है। कपासी बादल जो होता है, बादलों के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार कपासी बादल भी है। और कपासी बादल सबसे ज्यादा, कपासी बादल का लक्षण क्या है? कम समय में अधिक बारिश करना। तो विषुवत-रेखीय प्रदेश में इसी तरह की बारिश होती है, अधिक समय के लिए होती है, 2 महीना में सबसे अधिक होती है। एक अप्रैल, दूसरा अक्टूबर के महीने में विषुवत-रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है, तो ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर यहाँ बहुत अधिक होता है, यहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तभी आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो सदाबहार है। और साथ ही विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता भी इसी क्षेत्र में होता है, तो ये भी याद रखिएगा, तो लिख देंगे वहां, विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता, विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता
विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता, विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता विश्वतरेखीय क्षेत्र में ही, विश्वतरेखीय प्रदेश में ही होती है, विश्वतरेखीय प्रदेश में ही होती है, विश्वतरेखीय प्रदेश में ही होती है। ठीक है, विश्वतरेखीय प्रदेश में ही होती है। अधिक जैव विविधता भी हो गया। यहाँ आपने लिख ही लिया कि कौन सी जनजाति है। यहाँ विश्वतरेखीय प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं लिखे हो? बोडो। अभी पढ़ते हो, अभी ही भूल जाते। और इंडिया में उसको, इंडिया में बोडो है, बोडो धान की किस्म है। याद रखिए, विश्वतरेखीय प्रदेश में कांगो, फिर अफ्रीका में विश्वतरेखीय जलवायु के क्षेत्र में आता है कांगो बेसिन। कांगो में पाए जाने वाला जनजाति कौन सा है? पिग्मी। ठीक है कि नहीं? कांगो पिग्मी, उसको कभी नहीं भूलिएगा। उसी तरह से आपका विश्वतरेखीय प्रदेश में एशिया में मलेशिया है, और मलेशिया में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेमांग। मलेशिया सेमांग, कॉपी के ऊपर में लिख लो, इसको नीचे मत लिखो। मलेशिया में सेमांग, मलेशिया में सेमांग, कांगो में पिग्मी, कांगो में पिग्मी, पिग्मी, कांगो पिग्मी। और इंडोनेशिया में ओरांग। ओरांग विश्वतरेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, विश्वतरेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, विश्वतरेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। बस देखो, तो ब्राजील के उस क्षेत्र से हमने कितनी चीजें आपको बता दी। जब आप प्राकृतिक प्रदेश, टिपिकल पहले ज्योग्राफी हुआ करता था, ठीक है, और ऑप्शनल हुआ करता था, पीटी हुआ करता था। ये तो जीएस के लिए पढ़ रहे हैं। पीटी के लिए जब हुआ करता था तो नेचुरल प्रदेश पढ़ना होता था। और अभी भी जैसे 11-12 टीचर वाले लोग हैं ज्योग्राफी के लिए, तो उसको नेचुरल प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश पढ़ना होता है। और प्राकृतिक प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है वो विश्वतरेखीय प्रदेश। ठीक है कि नहीं? जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है कौन सा प्रदेश है? और फिर उसी क्रम में आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। जब प्राकृतिक प्रदेश को आप विभिन्न भागों में बांटेंगे तो एक आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश आता है, टैगा प्रदेश आता है। टुंड्रा प्रदेश कहाँ आएगा? जो अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र होगा उसको कौन सा प्रदेश कहेंगे? तब ना हम कहते हैं प्राकृतिक प्रदेश के कई भाग हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा था? इक्वेटोरियल रेंज का। इक्वेटोरियल रेंज मतलब 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है कि नहीं? अब उसके आसपास का जो क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है उसको हम लोग सेल्वास, ब्राजील सेल्वास। 25 बार तो मैं बोल चुका हूं। अब आशा करता हूं कि आप उसको घर पे याद रखिए। ठीक है कि नहीं? नोट नंबर 2 में लिख लो उसको भी, नोट नंबर 2 में लिख लो। प्राकृतिक प्रदेश में, प्राकृतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है, जो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री क्षेत्र के अक्षांश के बीच पाया जाता है। पश्चिम क्षेत्र पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में। पश्चिम क्षेत्र क्यों लिखा है? क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में वर्षा कम होती है। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा अधिक होती है तो वहां मरुस्थल नहीं है। कई जगह जो मरुस्थल विकसित होती है तो क्यों विकसित होती है? क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाती है, और इसका गर्म जलधारा की स्थिति रहती है वहां, इस कारण से होती है। या हाई प्रेशर जोन होता है, इस कारण से भी मरुस्थल डेवलप करता है। तो उस कटिबंधीय चक्रवात में वर्षा कम होती है, वो तो स्वाभाविक है कि जब भी मरुस्थल है तो पानी क्या होगा, और जब भी गर्म है तो टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा।
तो ये 2-3 मुख्य विशेषता होती है जिसको याद करके रखना, समझ कर रखना होता है, तो लिख देंगे। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। अभी बताए थे ना कि मरुस्थल की रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्मी होती है। इस क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होती है। ये भी इस क्वेश्चन मैं सेट कर किया हूं आपकी परीक्षा में, दे दिए हैं। चार डिस्ट्रिक्ट मैंने दिया है और मैंने कहा है कि दैनिक तापांतर के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाइए। आशा है समझ गए होगे। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाइए, घटते हुए क्रम के आधार पर सजाइए। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहां क्या होगा? अधिक होगा। जो सागरीय क्षेत्र होगा, महासागरीय क्षेत्र होगा, क्या होगा? कम होगा। ठीक है कि नहीं? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा, वहां तो समान रहेगा ना, तो इन सब क्षेत्रों को जो है उसको समझ करके बनाइएगा। या नहीं कि पता नहीं चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है कि नहीं? वही ना है कि ज्योग्राफी भी एक विज्ञान की तरह ही है कि यदि आप समझ, कहा बहुत सारी जगह रटना है, जैसे रटने की चीज है रटिए, लेकिन जहां पर समझने की जरूरत है वहां जरूर समझिएगा। और कमीशन में उस तरह के क्वेश्चंस के जाने की संभावना होती है, तो ध्यान रखिएगा कि अधिक टेम्परेचर, कम पानी। उसमें क्या था? विश्वतरेखीय प्रदेश में टेम्परेचर अधिक, पानी अधिक। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं। क्यों नहीं उपयोगी? क्योंकि काफी घना होता है। महोगनी, एबोनी, आबनोस, सिंकोना, ये सब का क्षेत्र क्या है? ये सब काफी घना होता है, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। ब्राजील में इसको सेल्वास के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक जैव विविधता, चूंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ होती है? इसी क्षेत्र में। जैसे भारत में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पश्चिमी घाट में है, शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरला, वहाँ सबसे ज्यादा देखी जाती है। उस जैव विविधता देखी जाती है, ध्यान रखेंगे। और वहाँ के फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट केरल के फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? 16, वेरी गुड, 16 फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है कि नहीं? थोड़ा दिमाग चलाओ यार, एकदम सीधे चुप हो जाते हो, लगता है पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। ठीक है कि नहीं? अब इस आपके उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी और विशेषता क्या क्या होती है, तो लिखेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल के साथ, सहारा मरुस्थल के साथ किनारी जलधारा है, किनारी जलधारा है। और बेगुआला जलधारा, बेगुआला जलधारा, बेगुएला जलधारा कालाहारी के दक्षिण से मिलती है, कालाहारी के तटीय क्षेत्र से मिलती है। मिलती है, कालाहारी के क्षेत्र से मिलती है। जब मिलती है तो यहाँ तापमान, ये दोनों जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडा। तो तापमान क्या कर देगा? कम कर देगा। आप देखिएगा तापमान जब कम रहेगा तो आर्द्रता क्या रहेगी? कम रहेगी। अरे अभी जैसे ठंडे के दिनों में आर्द्रता क्या रहती है? तो वर्षा, आपका वर्षा कम होता है तो आपकी कपड़ा सूखती है। ठीक है कि नहीं? स्वाभाविक है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना। इस कारण से मरुस्थल का भी जन्म होता है। मरुस्थल का भी जन्म नहीं, मरुस्थल का तो जन्म हो गया, मरुस्थल का विकास होता है। ठीक है? ये दोनों जलधारा इसीलिए लिखा दिए हैं कि आपके सत्य पर विचार करने में भी पूछा जा सकता है कि कालाहारी के समानांतर कौन सी जलधारा बहती है, या सहारा के समानांतर कौन सी जलधारा बहती है। तो याद रखिएगा तो अच्छा, नहीं याद रखिएगा तो सही है। तो कहते ही है कि पढ़ लोगे तो टॉप 20 में आने से कोई नहीं रोकेगा। नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं लिखोगे, नहीं याद रखोगे, नहीं मेहनत करोगे, तो फिर हमेशा नेक्स्ट, ऑलवेज बिलीव इन नेक्स्ट। ठीक है कि नहीं? वो तो आपको करना है, जब बता दिया गया तो वो तो आपको जो अभी जैसे मैंने 16 पूछा, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया फिर भी गायब है।
मतलब बिना रिवीजन का आते हैं, कोई यूज नहीं है ऐसी कि जब आप पढ़ लेते हैं और तब बिना रिवीजन का, जबकि इतनी तरह की सुविधाएं हो गई हैं अब, ठीक है कि नहीं है, फिर भी वही ढाक के 3 पात है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखिए, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। इस क्षेत्र में, मतलब कौन क्षेत्र में, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र के वनस्पति जीरोफाइटिक होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं, अर्थात कांटेदार पौधे होते हैं, कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे नागफनी। जीरोफाइटिक होते हैं, कांटेदार होते हैं, जैसे नागफनी, बबूल, खजूर, बबूल, खजूर, एलोवेरा, एलोवेरा, कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस इत्यादि, कैक्टस इत्यादि। और ऐसे पौधे की जड़ें काफी गहरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसको पानी तो ऊपर से मिलता नहीं है, जब भी मरुस्थल है तो नीचे रहेगा। अब पत्ता, पौधा भी क्या रहता है, छोटा रहता है, क्योंकि ढंग से उसको पानी मिलती नहीं है, तो जिसके कारण वृद्धि नहीं होती है। जीरोफाइटिक प्लांट होता है, जैसे कैक्टस, नागफनी, हाँ, जैसे खजूर, जैसे एलोवेरा इत्यादि। कैसी 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 प्लांट्स हैं, तो ये सब जीरोफाइटिक प्लांट का, ठीक है कि नहीं? तो इस नेचर को भी जानिएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ जनजाति वगैरह भी काफी चर्चित रहता है, तो लिखेंगे इस क्षेत्र में प्रमुख जनजातियों में बुशमैन, बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना में, बुशमैन कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना में, कालाहारी बोत्सवाना में, बिंदिक ऑस्ट्रेलिया में, बिंदिक ऑस्ट्रेलिया में, बिंदिक ऑस्ट्रेलिया में, बिंदीइन, बिंदिक हो गया ना, अब बिंदिक नहीं, बेदुइन, बेदुइन सऊदी अरब में, बेदुइन सऊदी अरब में पाई जाती है। और ये सब पशुचारीय है, लिख देंगे यह सभी जनजाति पशुचारीय है। प्रधान कैसे होगा, ये सभी जनजाति पशुचारीय है, यह सभी जनजाति पशुचारीय है। ध्यान रखें कि इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का आधार, ध्यान रखें कि इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का आधार, इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का आधार, इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का आधार, इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का आधार क्या रहता है? पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम होता है। क्या रहता है? पेट्रोलियम रहता है, ठीक है, ऐसा होता है पेट्रोलियम। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो जैसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, हम लोग क्या भी है, हम लोग क्या कौन सा है, हाँ, हम लोग क्या शीतोष्ण भी है, विश्व में भी शीतोष्ण है, हमारे यहाँ भी ठंडा मरुस्थल है कि नहीं है, लद्दाख ले, उसी तरह से विश्व में भी आपका है। तो दूसरा तीसरा लिख देंगे शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। तीसरा प्राकृतिक प्रदेश है शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र।
अप इनटू 1 घंटा में। हाँ जी, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच। लिख देंगे 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, के बीच होता है। में जो मरुस्थल है वो है गोबी। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। लिखेंगे महत्वपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है गोबी, मंगोलिया। गोबी, मंगोलिया। गोबी, गोबी, मंगोलिया। ठीक है, के बाद है दूसरा है कोरोकुम। कोरोकुम और किजिलकुम। कोरोकुम और किजिलकुम, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में होती है। मरुस्थल को ध्यान में रखिएगा। मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, जैसे अर्घ है, रेग है, आमदा है। तो अर्घ क्या होता है? ऐसा मरुस्थल जो बालू टाइप का होता है, जैसे हम लोग के यहाँ इंडिया में है थार, ठीक है कि नहीं, तो उसको हम लोग अर्घ कहते हैं। ऐसा मरुस्थल जिसमें पत्थर होता है अधिक, तो कहते हैं रेग। तो क्या कहते हैं? रेग। और तीसरा होता है हमदा। ऐसा मरुस्थल जो चट्टान से बना होता है, तो कहते हैं हमदा। तो नोट में लिख दीजिए, मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं, अर्घ, रेग और हमदा। मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं, अर्घ, रेग और हमदा। अर्घ, रेग और हमदा। अर्घ होता है बालुई, बालू से, बालू मरुस्थल। अर्घ में लिख देंगे बालू मरुस्थल। बालू मरुस्थल। पत्थर से बना मरुस्थल अर्घ, रेग होता है। पत्थर से बना मरुस्थल रेग होता है, जबकि चट्टान से बना मरुस्थल हमदा होता है। जबकि चट्टान से बना मरुस्थल ऐसा होता है, हमदा होता है। हमदा होता है। कितना प्रदेश पढ़ लिए? 3 को हो गया, और पढ़ लोगे? छोड़ दें? एक दो ठो और पढ़ लो, पढ़ ही देते हैं वैसे, या दूसरे दिन, कि बहुत सारा तथ्य हो गया है अब। ठीक है, ओके ना? किसी दिन ऑनलाइन कर देंगे, कल या परसों, ठीक रहेगा? शाम में 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, उस दिन नहीं आओगे, कह देंगे, वो तो सूचना चली जाएगी। तो लिख दीजिए, एक और लिख दो, सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश कैसा अक्षांश, कितना डिग्री अक्षांश? 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच लिख देंगे, सवाना प्रदेश होता है। 10 से 30 डिग्री अक्षांश को सवाना प्रदेश कहते हैं। सैंडविच की तरह होता है। सैंडविच मतलब क्या होता है? विश्वत रेखीय और मरुस्थल के, विश्वत रेखीय और मरुस्थल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सवाना। उसको सैंडविच क्षेत्र के नाम से भी। सैंडविच में क्या होता है?
सैंडविच देखे हो ना, खाते हो ना सैंडविच, तो उसी तरह का यह क्षेत्र होता है, तो लिख देंगे यह क्षेत्र सबसे अधिक सूडान में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। ब्राजील के उच्च भूमि, ब्राजील का उच्च भूमि का क्षेत्र और मध्य ऑस्ट्रेलिया इसी जलवायु प्रदेश के तहत है, इसी जलवायु प्रदेश के तहत है। ब्राजील का उच्च भूमि और मध्य ऑस्ट्रेलिया इसी इसी के तहत है। ठीक है, इस क्षेत्र के लंबे घास को एलिफेंट ग्रास कहते हैं। इस क्षेत्र के लंबे घास को क्या कहते हैं? एलिफेंट ग्रास। कंपास, ऑब्लिक कर दो कंपास, ब्राजील में इसको क्या कहते हैं? कंपास। ऑब्लिक कर दो, ब्राजील में कंपास। ऑब्लिक पार्क भूमि, तो पार्क भूमि के नाम से भी जानते हैं। ऑब्लिक पार्क भूमि माने सवाना प्रदेश में जो लंबे घास का क्षेत्र है उसको किस नाम से भी जानते हैं? पार्क भूमि, एलिफेंट ग्रास और कंपास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मध्य ऑस्ट्रेलिया में इसे सफेदा, मध्य ऑस्ट्रेलिया में सफेदा नामक पौधा पाया जाता है जो आग से नहीं चलता है। सफेदा कहा जाता है जो आग से नहीं जलता है। आग से नहीं जलने वाले पौधे को क्या कहते हैं बताओ? सफेदा थोड़ी कहते हैं। जैसे जीरोफाइटिक, चट्टान पे उगने वाले पौधे को जीरोफाइटिक, जैसे जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटिक कहते हैं ना जी। उसी तरह से आपको मरुभूमि में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटिक, चट्टान पे उगने वाले पौधे को लिथोफाइटिक, उसी तरह से आग में न जलने वाले पौधे को किस नाम से जानते हैं? कौन बताएगा? आग में नहीं जलने वाले पौधे को फुर्ती जी, सुरती जी लोग, फुर्ती जी लोग, सब तो फुर्ती नहीं है, सब तो मूर्ति सुस्ती नहीं, कोई नहीं। इधर तुम लोग सुरता मुरता सब कुछ नहीं। इसको पैरोफाइट्स कहते हैं। आग में नहीं जलने वाले पौधे को क्या कहते हैं? पैरोफाइट्स। मतलब ज्ञान के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है, परीक्षा के लिए नहीं है। परीक्षा के लिए जो है ऊपर लिखा दिए। कौन? एलिफेंट ग्रास, पार्क भूमि। लेकिन सब चीज परीक्षा के लिए ही नहीं होती है, कुछ चीजें ज्ञान के लिए भी होती। लिख लो, आग में न जलने वाले पौधे को पैरोफाइट्स कहते हैं। आग में नहीं जलने वाले पौधे को पैरोफाइट्स कहते हैं, पैरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सवाना क्षेत्र में, सवाना प्रदेश में मसाई जनजाति केन्या तंजानिया में है। मसाई जनजाति, मसाई जनजाति कहाँ है? केन्या और तंजानिया में। जबकि नाइजीरिया में हौसा है, जबकि नाइजीरिया में हौसा है, नाइजीरिया में हौसा, नाइजीरिया में हौसा है। नाइजीरिया में हौसा है। ठीक है, इतनी सारी क्या जलवायु को, इतनी सारी प्राकृतिक प्रदेश को हमने देखा है। मतलब बूस्टर फैक्ट में हमारा चल रहा था क्या? हमारा चल रहा था महाद्वीप। लेकिन महाद्वीप में जो भी महाद्वीप हमने बताया है उसमें हमने जलवायु प्रदेश को जरूर देखा है। और जलवायु प्रदेश का जो 7-8 विभाजन करते हैं अक्षांश के आधार पर,
वर्षा के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, वनस्पति के आधार पे, जनजाति उसमें पाई जाती है, सब क्या है ज्योग्राफिकल पार्ट। और इसीलिए जब अवसर मुझे मिला तो हमने 4-5 प्रदेश को पढ़ा दिया। कौन कौन प्रदेश पढ़ लिए? विश्वत रेखीय, उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय और सवाना प्रदेश और शीतोष्ण मरुस्थलीय भी बता दिया। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दे देगा गोबी मरुस्थल के विषय में सत्य पर विचार करें। मंगोलिया में पाई जाती है। 2 या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। ए 1 सही है, बी 1-2 सही है, सी 2 सही है, डी न 1 सही है न 2 सही। क्या मंगोलिया याद रहेगा, लेकिन शीतोष्ण है वो नहीं याद रहा तो क्या हो जाएगा? आप पहले ही कह दिए 0 0 बट्टे 0 बट्टे 0 0 बट्टे 150। ठीक है कि नहीं? कहता है सर 0 बट्टे 0 बड़ा तेज। क्वेश्चन रहेगा 150। हमने एकदम हर क्वेश्चन को उसी तरह से सेट किया है कि जहां तुम नहीं याद किया ठीक से कह दो कि सर हमको 24 घंटा 48 घंटा याद करने के लिए चाहिए। इसलिए आज तो मन बनाए हुए थे टेस्ट का, लेकिन आप ही लोगों ने कहा कि सर 1 दिन और, तो ठीक है 1 दिन और। देखो कल भाग भी गई, ठीक है कि नहीं? भागी ना तसीना, उसको लगा कि आज सर के इरादे खतरनाक हैं, जरूर टेस्ट लेंगे। क्वेश्चन तो मेरा तैयार है, नीचे आया हुआ है, लेकिन ठंडा का भी दिन है, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा टेंशन देना नहीं चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन समय रहते भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। किसके लिए? अपने लिए, भगवान के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो बड़ा आदमी बन जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज, क्योंकि तथ्यों से परिपूर्ण कक्षा है और एशिया भी उसी तरह का है, एशिया को हम लोग फ्रेश मूड में समय अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। आपकी ज्योग्राफी अब लगभग क्या है? समाप्त है। अब मेरे इच्छा पे निर्भर करता है कि हम 2 क्लास में, 3 क्लास में, 1 क्लास में, किसी दिन मूड होगा कह देंगे कि ज्योग्राफी की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद। आज की कक्षा का जय हिंद जय भारत। ज्योग्राफी की कक्षा की समाप्ति की घोषणा मैंने नहीं की है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।